जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। साथियों, आज फिर से चर्चा शुरू होगी भगत सिंह के मुकदमे की। वो श्रृंखला जिसका नाम है भगत सिंह का मुकदमा, इसमें आगे की कार्यवाही हम लोग बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि स्पेशल ट्रिब्यूनल का गठन कर दिया सरकार ने एक विशेष अध्यादेश जारी करके, और अब यही ट्रिब्यूनल इस मुकदमे की सुनवाई करने वाला था। इसकी जो भी इसका फैसला होगा उसे चुनौती नहीं दी जा सकती थी। ये मौत की सजा तक सुना सकती थी। 6 महीने में ही इसे अपना काम कर लेना था। और इसमें 3 जजों का एक पैनल बनाया गया था, और इसमें 2 यूरोपीय जज थे, 1 भारतीय जज थे। भारतीय जज का नाम जस्टिस आगा हैदर था, और जो 2 अन्य यूरोपीय जज थे उनमें से एक का नाम था कोल्डस्ट्रीम और एक थे हिल्टन। कोल्डस्ट्रीम इस ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष थे और जस्टिस आगा हैदर और हिल्टन इसके सदस्य थे। किसी अदालत में मुकदमा नहीं चलने जा रहा था, मतलब जो बिल्डिंग अदालतों की जो बिल्डिंग होती है उसमें नहीं। पूंछ हाउस लाहौर उस बिल्डिंग का नाम था, जो वास्तव में महाराजा पटियाला का भवन था, और उसी में यह मुकदमा चलाया जाना था। इस मुकदमे को चलाए जाने से पहले ही क्रांतिकारियों के साथ सहानुभूति रखने के शक में पंजाब में 200 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका था, और अदालत में, मतलब ये जो स्पेशल ट्रिब्यूनल था, इसमें सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की इजाजत थी जिनके पास था, मतलब पास सिस्टम से इसमें जाने की व्यवस्था की गई थी। पहला दिन जब ये शुरू होने जा रहा था 5 जुलाई को, जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी। याद रखिए कि 1 मई 1930 को इस ट्रिब्यूनल का गठन किया गया था, और 5 मई 1930 से यह ट्रिब्यूनल सुनवाई करने जा रही थी। तो ये 5 मई 1930 को जब पहली बार सुनवाई होने जा रही थी, ऊंचा एक चबूतरा था जिस पर जज बैठे हुए थे तीनों। सरकार की तरफ से इस मुकदमे के लिए सरकारी वकील के रूप में कार्डन नोट, KS कलंदर अली खान, गोपाल लाल, 3 वकील मौजूद थे। इसके अलावा सरकार की तरफ से प्रोसिक्यूटिंग इंस्पेक्टर के रूप में बख्शी दीनानाथ भी मौजूद थे। दूसरी ओर अभियुक्तों की तरफ से इस स्पेशल ट्रिब्यूनल में कोई नहीं था। आप इस स्थिति से अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से मुकदमा चलाया जाने वाला था, कि जहां अभियुक्तों की तरफ से कोई वकील ही नहीं हो, मतलब एक तरह से ये मुकदमे की सुनवाई होने जा रही थी। गर्मी के दिन थे, जाहिर सी बात है कि 5 मई को एकदम चरम पर गर्मी रहती है। उस दिन का तापमान 106.3 फ़ारेनहाइट पहुंच चुका था। गर्मी से सभी तरबतर हो रहे थे। पूंछ हाउस के अगल बगल सारी जगहों पर पुलिस भर दी गई थी ताकि कोई गड़बड़ी नहीं हो। ठीक 10 बजे जजों की कुर्सी पर आकर के तीनों जज बैठ गए, और उसके बाद सरकारी वकील वगैरह थे। 2 मिनट के बाद अभियुक्तों को लाया गया। इस किस्से को आगे बढ़ाने से पहले मैं उन तमाम महानुभावों के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने आर्थिक सहयोग देकर के हमारे इस अभियान को जारी रखने में और आगे बढ़ाने में मदद की है। साथ ही आप तमाम दर्शकों से आग्रह है कि जो आर्थिक रूप से सक्षम है वे हमारे इस अभियान को जारी रखने में मदद करें। अगर आप आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर विवरण दिया जा रहा है। तो आइए साथियों, अब इस किस्से को आगे बढ़ाते हैं। इस मामले में 18 अभियुक्त अदालत में पेश किए गए। टोटल 29 अभियुक्त इस मामले में थे, जिसमें से एक जतेंद्र नाथ दास की मृत्यु हो चुकी थी। बाकी 18 अभियुक्त अदालत में थे। बाकी बचे 10 अभियुक्त। 10 में से 5 अभी फरार हैं, और 5 अभियुक्त सरकारी गवाह बन चुके हैं, मतलब वादामाफ गवाह बन चुके हैं।
तो इस तरह से टोटल 29 अभियुक्त। इस 18 में से 16 अभियुक्त रह रहे थे बोस्टल जेल में और 2 अभियुक्त रह रहे थे भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त लाहौर सेंट्रल जेल में। हम लोग पहले देख लेते हैं 18 अभियुक्तों का नाम, कौन कौन इस मामले में 18 अभियुक्त अदालत में पेश किए गए। 1 भगत सिंह, 2 सुखदेव उर्फ दयाल उर्फ स्वामी उर्फ विलेजर, 3 किशोरीलाल रतन उर्फ दी दत्त रतन उर्फ मस्तराम शास्त्री, 4 आज्ञाराम, 5 देशराज, 6 प्रेमदत्त उर्फ मास्टर उर्फ अमृतलाल, 7 जयदेव उर्फ हरिश्चंद्र, 8 शिव वर्मा उर्फ प्रभात उर्फ हरनारायण उर्फ राम नारायण कपूर, 9 गया प्रसाद उर्फ डॉक्टर BS निगम उर्फ रामलाल उर्फ रामनाथ उर्फ देशभक्त, 10 BK दत्त, 11 कमलनाथ त्रिवेदी उर्फ कमलनाथ तिवारी, 12 अजय कुमार घोष उर्फ निग्रो जनरल, 13 जतीन्द्रनाथ सान्याल, 14 सुरेंद्रनाथ पांडे, 15 महावीर सिंह, 16 विजय कुमार सिन्हा उर्फ बच्चू, 17 कुंदनलाल उर्फ प्रताप उर्फ नंबर 1, 18 शिवराम उर्फ राजगुरु। ये वो 18 अभियुक्त थे, 18 क्रांतिकारी थे जिन पर मुकदमा चलाया जा रहा था। जजों के बैठने के 2 मिनट के बाद आवाज आने लगी देशभक्ति गीतों की और इसी के साथ सभी क्रांतिकारी अदालत में पेश कर दिए गए। वे अदालत में आते हुए झूम के गा रहे थे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का तिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे ऐ आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। ये गाते जा रहे थे, जज बौखला रहे थे और कोल्ड स्ट्रीम ने सरकारी वकील से पूछा कि क्या ये लोग गा रहा है, इसका क्या मतलब है। और बगल में बैठे जस्टिस आगा हैदर कोल्ड स्ट्रीम को समझाने लगे कि इसका मतलब क्या है। अभी ये सब हुआ ही था कि अभियुक्तों में से एक थोड़ा सा बाहर निकल करके बाकी साथियों से अलग हट करके और जोर जोर से कहना शुरू कर दिया कि ये ट्रिब्यूनल अवैध है। वायसराय को, सरकार को इतनी शक्ति, इस तरह की कोई शक्ति ही नहीं है कि इस तरह से ट्रिब्यूनल का गठन करे, या दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता है कि किसी जज को कह दिया जाए कि इतना दिन के अंदर आपको फैसला दे देना है, चाहे जैसे दे दीजिए। इसलिए ये बिल्कुल गलत है और ये जो अधिकार है उससे बाहर जाकर के वायसराय ने ये काम किया है। इसलिए हमें मोहलत दिया जाए कि हम इसके खिलाफ अपील कर सकें, इस ट्रिब्यूनल के खिलाफ, और इसके लिए हमें समय चाहिए। और जब तक कि ये हम उस अपील पर जो हम लोग करने जा रहे हैं इस ट्रिब्यूनल के खिलाफ, उस पर जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक इस ट्रिब्यूनल को सुनवाई बंद कर देनी चाहिए, स्थगित कर देनी चाहिए। ट्रिब्यूनल ने इस अपील को खारिज कर दिया। 5 अन्य अभियुक्तों ने भी लिख करके ट्रिब्यूनल को एक आवेदन दिया कि कम से कम एक पखवाड़े के लिए सुनवाई स्थगित कर दी जाए, ताकि कम से कम हमें अपने बचाव के लिए तैयारी करने का समय मिल सके कि हम अदालत में अपना बचाव करें। इस आवेदन को भी ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया। 11:15 हो चले थे और उसी समय अचानक राजगुरु ने बोलना शुरू किया और वो भाषा बोल रहे थे जो वहां मौजूद किसी को समझ में नहीं आ रही थी। और वो लगातार बोले जा रहे थे कि तुम अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का खून चूस लिया, तुमको यहाँ रहने का अधिकार नहीं है, तुम्हारा ये न्यायालय गलत है। लेकिन उनकी बात किसी को समझ में नहीं आ रही थी। अदालत में उनकी इस बात को लिखा गया है अननोन लैंग्वेज, अज्ञात भाषा में वो बोल रहे थे। दरअसल वो मराठी में बोल रहे थे। जज ने पूछा कोल्ड स्ट्रीम ने कि ये क्या बोल रहा है और क्या इसका मतलब है, तो वहां बताया गया कि दरअसल ये मराठी में बोल रहे हैं और इन्हें हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए इनको इनकी मांग है कि इनको एक अनुवादक दिया जाए, एक दोभाषिया दिया जाए जो इनकी बात अदालत को बताए और अदालत की बात इनको बता सके। अभियुक्तों में से ही एक ने अदालत को यह बात बताई। अदालत ने कि ये मांग मान ली
कि उनके लिए एक अनुवादक या दोभाषीय की व्यवस्था कर दी जाए। इसके बाद सरकारी वकील कार्डन नोड ने जैसे ही अभियुक्तों पर जो आरोप लगाए गए थे उसके बारे में बताना शुरू किया कि अचानक बीच में जतेंद्र नाथ सान्याल खड़े हुए और उन्होंने जज से इजाजत लिए बिना बोलना लगातार शुरू कर दिया। एक कागज लिख करके ले आए थे और उसे पढ़ना शुरू कर दिया और उसमें लिखा था, जो वो पढ़ रहे थे अदालत में जोर जोर से बोल करके, अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों की इतनी हत्याएं की हैं कि हम चाहे भी तो उनका बदला नहीं ले सकते हैं। लोगों को गुलाम बनाना दुनिया का सबसे बड़ा अपराध है और अंग्रेज इसके अपराधी हैं। वे अपनी शक्ति से इंसान के जन्म सिद्ध अधिकार आजादी को दबाना चाहते हैं। क्रांतिकारी आरोपी नहीं हैं, बल्कि वे हिंदुस्तान की इज्जत व गौरव बचाने वाले हैं। आरोपी तो वे हैं जो अंग्रेजी राज का प्रतिनिधित्व करते हैं। जतेंद्र नाथ सान्याल ने बोलना शुरू किया था, कुछ ही बोला था कि उसके बाद अदालत ने तुरंत रोक दिया। हंगामा समझ गया कि नहीं, अदालत में आप इस तरह से अचानक कुछ भी नहीं बोल सकते, बिना परमिशन के और बिना कुछ जानकारी के। आप कागज दे दीजिए। और उनका जो वो नोट था वो अदालत की कार्यवाही में रख लिया गया, वो प्रोसीडिंग में शामिल कर लिया गया जो जतेंद्र नाथ सान्याल बोल रहे थे। जतेंद्र नाथ सान्याल ने यह भी कहा कि यह सिर्फ मेरी तरफ से नहीं है, बल्कि यह 5 लोगों की ओर से। यह जो मैंने अदालत को संबोधित किया है, यह महावीर सिंह, गया प्रसाद, बटुकेश्वर दत्त, कुंदन लाल और उनके स्वयं की ओर से संबोधित था। जेम्स सान्याल ने जो 5 लोगों की तरफ से अदालत में नोट दिया था, उसके अंत में पैराग्राफ जो था उसमें लिखा हुआ था कि यह अदालत नहीं, यह न्याय का ढकोसला है। यह पूरी तरह से एक तरफा यहाँ सुनवाई हो रही है और इसलिए हम इस केस की सुनवाई में किसी भी प्रकार से शामिल होने से इनकार करते हैं। हम लोग इस अदालत की कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे। इस दौरान अदालत में जो हंगामा मचा तो क्रांतिकारी जोर जोर से इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे फिर से लगाने लगे। जब सब कुछ मामला निपट गया, आगे की कार्यवाही होनी थी, तो उसी समय वहां पर अनुवादक को भी पेश कर दिया गया कि ये जो भी राजगुरु बोलेंगे उनकी तरफ से उनकी बातों को ये अदालत में रखेगा। फिर सुनवाई शुरू हुई कि जो फरार मुजरिम है उनकी क्या स्थिति है उसके बारे में बताएं, और जिन जिन अफसरों को विशेष नियुक्त किया गया था फरार अभियुक्तों के बारे में बताने के लिए, वो सभी अदालत में अपना बयान देने लगे। 5 जो फरार अभियुक्त जिनके बारे में अदालत ने जानना चाहा वो थे चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण वोरा, यशपाल, कैलाशपति और सदगुरु दयाल अवस्थी। सबसे पहले फरार अभियुक्तों के बारे में बताने के लिए लाहौर सीआईडी का स्पेशल स्टाफ वाजिद अली शाह, जो कि हेड कांस्टेबल था और पुलिस नंबर मतलब उसका जो नंबर था वो था 2076, पिता का नाम जाफर अली शाह, अदालत में पेश हुआ और उसने अदालत को बताया कि मुझे फरार मुजरिम सदगुरु दयाल की अवस्थी के लिए सन 1929 में नियुक्त किया गया था। वह कानपुर का रहने वाला था और उसकी जाति ब्राह्मण है। मैंने उसकी तलाश सहारनपुर, लखनऊ, कानपुर और लाहौर में की, किंतु मैं उसे तलाश नहीं सका, उसका कोई अता पता नहीं चला। नजदीक भविष्य में उसे गिरफ्तार किए जाने की भी मुझे कोई उम्मीद नहीं है। यह बयान था वाजिद अली शाह का। इसके बाद अदालत में पेश हुआ सीआईडी का एएसआई मोहम्मद इस्माइल और उसने कहा कि मैंने चंद्रशेखर आजाद और भगवती चरण वोरा दोनों दोषियों की तलाश में लाहौर, लुधियाना, मेरठ, हरदोई, गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के और कई शहरों में तथा दिल्ली, पुणे, सितारा में भी तलाश की, लेकिन वे वहां नहीं मिले और नजदीक भविष्य में उनके मिलने की कोई उम्मीद भी नहीं है, उनके गिरफ्तार होने की भी उम्मीद नहीं है। इसके बाद पेश हुआ गुजरात का दरोगा नजफ खान और उसने कहा मैंने कैलाशपति उर्फ कालीचरण अभियुक्त की तलाश की थी। वह मनगढ़ावा थाना घमीरपुर जिला आजमगढ़ यूपी का रहने वाला है और उसकी जाति कायस्थ है। गोरखपुर में उसके कई ठिकानों पर हमने तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। पता चला कि वह डाक खाने से यानी पोस्ट ऑफिस से गबन के जुर्म में पहले ही जो आईपीसी 409 है, आईपीसी की धारा 409 उसके तहत
फरार मुजरिम है और उसके खिलाफ इश्तिहार भी जारी किया जा चुका है। तो मैंने तलाश की लेकिन वह नहीं मिला और नज़दीक भविष्य में बहुत जल्दी उसे गिरफ्तार होने की भी उम्मीद नहीं है। इसके बाद हिसार के दरोगा पुलिस सब इंस्पेक्टर सैयद असगर अली ने गवाही दी। उसने कहा कि मैंने अभियुक्त यशपाल की तलाशी की हर जगह। वह नदौन थाना हमीरपुर जिला कांगड़ा का रहने वाला है। वह लंबे समय तक लाहौर में भी रहा है। मैंने उसे जहां जहां उसकी उम्मीद थी वहां तलाश की लेकिन वह उसका कोई पता नहीं चला। नजदीक भविष्य में उसे मिलने की, गिरफ्तार होने की भी उम्मीद नहीं है। मैंने उसे हिसार जिला में, रोहतक, लाहौर में फिर तलाशा, रियासत पटियाला में भी उसको तलाश किया लेकिन कोई पता नहीं चला। इसके साथ ही साथ मैंने अभियुक्त भगवती चरण की भी तलाश की, उसका भी कोई पता मुझे नहीं चला। ये सभी खोजबीन करने वाले पुलिस अधिकारियों, पुलिसकर्मियों के बयान के बाद अदालत ने आदेश दिया कि वाजिद अली शाह, मोहम्मद इस्माइल, नजफ खान और सैयद असगर अली, ये सरकारी गवाह कहलाते, इनका दिया गया था सरकारी गवाह नंबर ABCD। इनके बयानों से यह सिद्ध होता है कि सदगुरु दयाल, चंद्रशेखर आजाद, भगवती चरण, कैलाशपति उर्फ कालीचरण और यशपाल ये सभी फरार हैं और उनकी गिरफ्तारी की जल्दी कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए इन सभी को फरार घोषित कर करके बाकी आगे की सुनवाई शुरू की जाएगी। ट्रिब्यूनल के इस आदेश के बाद सबसे दिलचस्प गवाह पेश हुआ, गवाह नंबर 1, और वो गवाह था लाहौर का सीनियर SP GT हैमिल्टन हार्डिंग। उसने कहा कि ये जो FIR की कॉपी है उसी के एथी पर जो उसके आवेदन था उसी पर ये मुकदमा चल रहा था। तो उसने कहा कि ये जो एग्जिबिट है अदालत में, यह 10 जुलाई 1929 को मैंने पेश किया था और इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है, क्या इसमें है और क्या नहीं है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये पूरा मामला क्या है, ये पूरा घटना क्या है, इसका मुझे कोई पता नहीं है। सरकार का आदेश आया था, जो मुख्य सचिव हैं उनका, और उनके आदेश पर मैंने औपचारिक रूप से एक शिकायत दर्ज की। इसके अलावा मुझे इस मामले में, इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दिलचस्प यह है कि जिसकी शिकायत पर, जिसके कंप्लेंट पर यह पूरा मुकदमा चल रहा है, वो व्यक्ति कह रहा है, शिकायत करने वाला, कंप्लेंट करने वाला SSP लाहौर, कि मुझे इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये क्या मामला है, क्या क्या इसमें हुआ है। मुझे सिर्फ मुख्य सचिव का आदेश आया था और इसलिए मैंने ये औपचारिक रूप से शिकायत अदालत में की। इसके बाद अदालत में बयान हुआ जो अनुवादक के रूप में आया था उसका। वो मिलिट्री विभाग में वहीं पर क्लर्क था लाहौर में और रहने वाला था महाराष्ट्र का, इसलिए वो आया था, उसे नियुक्त किया गया था। वो अदालत में पेश किया गया और उसने अदालत को बताया कि वह उर्दू, इंग्लिश और मराठी तीनों भाषा जानता है और वो दोभाषीय की भूमिका निभाएगा अगर कोर्ट आदेश दे तो, या कोर्ट के आदेश से वो इस भूमिका को निभाने के लिए तैयार है। इतना सब कुछ हो चुकने के बाद उसी दिन यानी 5 मई 1930 को ही गवाह संख्या 2 हाजिर किया गया। यह गवाह संख्या 2 वादा माफ गवाह था जिसने विस्तृत गवाही दी। एक तरह से कह सकते हैं कि एक गद्दार साथी क्रांतिकारियों का था जिसका नाम था जय गोपाल, और उसने विस्तृत गवाही दी। वो हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। आज ये पहले दिन की सुनवाई हम लोग देख रहे थे। साथ ही स्क्रीन पर हम आपको दिखाते जा रहे हैं वो ओरिजिनल कॉपी जो इस सुनवाई का है। ये कॉपी जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये राष्ट्रीय अभिलेखागार के सौजन्य से प्राप्त है, और ये वही कॉपी है जो पूरी सुनवाई के बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सौंपी गई थी एक एक कॉपी। और सुखदेव को जो कॉपी मिली थी उस पर उन्होंने हर जगह अपनी टिप्पणी भी लिखी है, वो भी हम लोग देखते चलेंगे। फिर इसी प्रोसीडिंग बुक को उनके भाई मथुरा दास थापर
जब लाहौर से भारत आ गए थे विभाजन के बाद, तो वो उन्होंने अपने साथ रखा था और फिर राष्ट्रीय अभिलेखागार को उन्होंने सौंप दिया था। तो ये आप जो देख रहे हैं, एक तरह से कहें कि हम लोग सुखदेव को जो प्रोसीडिंग बुक मिली थी उसे हम लोग देख रहे हैं, और उसी के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताइए, प्रोत्साहित कीजिए, जानकारी दीजिए। अगर अब तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद साथियों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।